नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको समझकर आपके मन में चल रहे सैकड़ों प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा। देखिए, जब 2023 की शुरुआत हुई तो स्वाभाविक था कि जैसा कि सभी सोचते हैं वैसा ही वृश्चिक राशि के जातकों ने भी सोचा होगा कि 2022 तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन 2023 में हालात में कुछ सुधार देखने को मिलेगा, कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन 2023 के 6 माह बीत गए, आधा वर्ष बीत गया, लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं, कोई सुधार नहीं आया। हालांकि 17 जनवरी से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है, लेकिन ढैया के शुरुआती दौर में इतना कष्ट नहीं मिलता जितना आपने इन 6 माह में झेला होगा। सबसे बड़ी समस्या तो धन को लेकर आई होगी। आपके खर्चे इतना बढ़ गए होंगे, फजूल के खर्चे, अनावश्यक खर्चे, कि आप कर्ज लेने की स्थिति में आ गए होंगे। आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, पिंडलियों में, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, या इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। और आपका जो फालतू खर्च हुआ होगा वो अस्पताल के, मेडिकल स्टोर के, पैथोलॉजी लैब के चक्कर लगाने में खर्च हुआ होगा, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था और आपका पैसा उसमें ख़राब हुआ होगा। पहली बात तो ये है कि पैसा आपको मिला ही नहीं, और अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो वो आपको वापस नहीं मिला होगा। अपने स्वास्थ्य की, धन की समस्या, पारिवारिक कलह, दाम्पत्य जीवन में तनाव को लेकर आप बहुत अधिक मानसिक रूप से त्रस्त हुए होंगे। और ये भी हो सकता है कि परिवार में पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद खड़ा हुआ हो, शत्रुता बढ़ गई हो, या फिर आपने कोई निर्माण कार्य शुरू कराया हो और वो बीच में ही बंद करना पड़ा हो। सबसे बड़ी समस्या तो आपके कारोबार को लेकर आई होगी। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की बाधाएं आना, आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, कार्य में रुकावटें आना, व्यापार में घाटा, और बिजनेस पार्टनर के द्वारा धोखाधड़ी या चीटिंग की गई होगी। कैरियर और नौकरी को लेकर आप निरंतर संघर्षरत रहे होंगे, लेकिन राहत नहीं मिली होगी। ये भी हो सकता है कि आपके संबंध अपने पिता या बॉस या सीनियर से भी खराब हुए हों। दाम्पत्य सुखों में कमी आई होगी, विवाह में भी देरी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या था ग्रहों का गोचर जिसके कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़े। फिर बात करेंगे कि क्या इन हालातों में कोई सुधार होने जा रहा है, और हाँ तो कब से ये सुधार देखने को मिलेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। इस कुंडली में मैंने उन्हीं ग्रहों को दर्शाया है जिनके कारण पिछले 6 माह से आपके जीवन में विशेष समस्याएं आई हैं। देखिए, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर 17 जनवरी से हुआ। अब चौथे भाव में जैसे ही शनि गोचर करते हैं तो ढैया शुरू हो जाती है। लग्न से चौथा भाव 1, 2, 3 और 4,
लग्न से चौथा या आठवां भाव अगर इसमें शनि का गोचर हो तो ढैया की शुरुआत हो जाती है। चलिए, ढैया तो अलग बात हो गई। उसके अलावा भी कुछ ऐसी स्थितियां रही हैं जिसके कारण आपको परेशानी हुई। देखिए, शनिदेव का गोचर चौथे भाव में है। चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है, मानसिक शांति और सुखों का होता है, और चौथा भाव राज सिंहासन का भी होता है। अब यहाँ पर शनि का 17 जनवरी को गोचर हुआ, तो चौथे भाव के कुछ फल आपको मिलने चाहिए थे, लेकिन शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत ही मंद गति से अपना फल प्रदान करते हैं, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। अब शनि ने 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया, चतुर्थ भाव में आए, और जैसे ही शनि यहाँ पर कुछ कर पाते इसके पहले ही अस्त हो गए 3 फरवरी को। देखिए, आप अगर अपना मकान बदलते हैं या नए मकान में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा समय तो लगता है वहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में। तो शनि भी मकर राशि में थे, मकर को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए। अब कुंभ राशि में अपने आप को एडजस्ट कर पाते इसके पहले ही वो अस्त हो गए, और 1-2 दिन नहीं, पूरे 36 दिन तक शनिदेव अस्त हुए। अब शनि जैसा ग्रह अगर अस्त हो जाए तो शनि से संबंधित लाभ तो मिलने से रहे। काल पुरुष कुंडली में शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। दशम भाव क्या होता है? कर्म का भाव होता है, आपके कैरियर का भाव होता है, आपके प्रोफेशन का भाव होता है। और 11वें भाव से आप हर तरह के लाभों को देखते हैं, आपके एफर्ट्स का, आपके परिश्रम का, आपके मेहनत का, आपको क्या लाभ मिला, इसे 11वें भाव से देखा जाता है। अब शनि जब अस्त हो गए तो दशम और एकादश दोनों के फल मिलने से रहे। कार्यक्षेत्र में रुकावट आई, कार्यक्षेत्र में बाधाएं आई, काम कोई शुरू ही नहीं हो पाया, या आपने कोई काम शुरू भी किया तो वो आधा अधूरा करके छोड़ दिया, तो फिर लाभ भी प्रभावित हुआ। शनि अस्त तो धन अस्त हो गया, धन न मिलने से परिवार में तनाव बढ़ा, आपकी वाणी में रूखापन आया, और चूंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी, छठा भाव रोगों का होता है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। नौकरी प्राप्ति की आपको आशा थी, आपके पेपर्स अच्छे हुए थे और आपका सिलेक्शन भी हो गया था, आप फाइनली आपको केवल ज्वाइनिंग करना था, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने में ही बहुत देरी हो गई, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ गई। किसी न किसी तरह की कोई वैधानिक अड़चन आ गई या कोई और बात, लेकिन आप नौकरी पा करके भी अब ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ये क्यों हुआ? ये शनि के कारण हुआ। रोगों में भी वृद्धि हुई, जैसा मैंने शुरू में बताया कि कर्ज लेने की स्थिति भी आ गई होगी आपके सामने। अब अगर आपने किसी को पैसा दिया होगा तो वो पैसा भी आपका डूब गया होगा। शनि की दृष्टि दशम पर पड़ी तो कार्यक्षेत्र प्रभावित हुआ, कार्यों में विघ्न बाधा रुकावट आई, कोई काम आपका पूरा नहीं हो पाया। और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी तो शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम करने की इच्छा न होना, ये इस तरह की समस्याएं शनि के अस्त होने के कारण हुई। अब 3 फरवरी को शनि
अस्त हुए और 9 मार्च को उदित हो गए। अब शनि को अपना फल देना चाहिए था, फल देना शुरू भी किया। हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है शनि और गुरु का गोचर। शनि और गुरु ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन पर। अब 9 मार्च को शनि उदित तो हो गए, लेकिन शनि का फल बहुत धीरे धीरे मिलता है। और इसी के बाद क्या हुआ कि 31 मार्च को देवगुरु भी अस्त हो गए। अब देवगुरु के अस्त होने का तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। देवगुरु धन के कारक हैं, देवगुरु विवाह के कारक हैं, देवगुरु मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। जब गुरु अस्त हो गए तो हर तरह का मांगलिक कार्य वो बंद हो गया। विवाह तय हो गया था लेकिन विवाह नहीं हो पाया क्योंकि गुरु अस्त हो गए। कोई मांगलिक कार्य करना चाहते थे, कोई धार्मिक कार्य करना चाहते थे, गुरु के अस्त होने के कारण वो कार्य भी नहीं हो पाया। चलिए, अब गुरु अस्त हुए, फिर गुरु उदित हुए। गुरु उदित हुए तो बुध अस्त हो गए। बुध जो हैं वो 23 अप्रैल को अस्त हो गए। 23 अप्रैल को अस्त हुए और 15 मई तक बुध अस्त रहे। अब बुध तो बुद्धि के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, बुध इंटेलिजेंस के कारक हैं, बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कारक हैं, मार्केटिंग के कारक हैं, शेयर मार्केट के कारक हैं। जब बुध अस्त हुए तो इन सब क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो 15 मई तक जो स्थिति रही उसमें लगातार शनि, गुरु, बुध ये अस्त उदित होते रहे और इसके वजह से एक आपके जीवन में अजीब तरह की उठापटक की स्थिति बनी रही। अब इतना ही अगर होता तो चलिए इस पर संतोष कर लेते, इससे भी ज़्यादा हुआ। इससे ज़्यादा खराब स्थिति क्या हुई कि 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लग गया, सूर्य पीड़ित हुए। अब सूर्य पीड़ित होते, ग्रहण समाप्त हो जाता, फिर अपना फल देते। लेकिन हुआ क्या कि सूर्य का गोचर राहु के साथ था, तो 15 मई तक सूर्य ग्रहण दोष से प्रभावित रहे। अब सूर्य तो राजा हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, उच्च पद के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, आपका आत्मबल है, आत्मविश्वास है। राहु के द्वारा ग्रहण दोष लगने के कारण आपका आत्मविश्वास प्रभावित हुआ। कुछ करने की इच्छा भी थी तो आप उसको करने का साहस नहीं जुटा पाए। शासन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला होगा आपको इस गोचर काल में। कोई कार्य आपका था वो नहीं हो पाया होगा। अब सूर्य 15 मई को जो है ग्रहण दोष से बाहर आए, लेकिन एक और घटना घटित हो गई और वो था गुरु चांडाल योग का बनना। 22 अप्रैल को गुरु ने राशि परिवर्तन किया, पंचम से छठे भाव में आए और राहु के साथ युति बनी। राहु के साथ युति बनते ही गुरु चांडाल दोष बन गया। अब गुरु चांडाल दोष तो कुंडली में बन जाए तो सबसे खराब फल देने वाला योग होता है। तो गुरु का कोई अच्छा फल तो आपको मिला ही नहीं होगा, इसके बजाय परेशानियां आपके जीवन में और बढ़ गई होंगी। अब गुरु भाग्य के कारक होते हैं तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिला होगा। गुरु धन भाव के स्वामी हैं और धन भाव के धन के कारक होते हैं और धन भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तो धन भी प्रभावित हुआ होगा, परिवार भी प्रभावित हुआ। परिवार में कोई शुभ कार्य होना था वो नहीं हो पाया। और गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ी तो आपको अगर विदेश जाना था, विदेश जाने की इच्छा थी, उसमें भी बाधाएं आ गई। कोई विदेशी व्यापार था,
विदेश से धन मिलना था, उसमें भी रुकावट आई। तो इस तरह से ये जो ग्रह स्थितियां रहीं, और ये गुरु चांडाल दोष जो है ये 15 जुलाई तक पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। 15 जुलाई के बाद समाप्त हो जाएगा। हालांकि इस समय तक सूर्य भी ठीक स्थिति में है, शनि भी ठीक स्थिति में है, गुरु भी ठीक स्थिति में है, बुध और शुक्र मंगल सभी ग्रह आपके पक्ष में हैं। तो चलिए बात करते हैं कि फिर आखिरकार सुधार कब से आएगा, कब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। जून के महीने में 2 बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। पहली जो घटना थी वो थी 17 जून को शनि का वक्री होना। शनि चतुर्थ भाव में वक्री हुए। शनि के वक्री होने का प्रभाव ये पड़ा कि शनि की गति अत्यंत मंद हो गई। शनि वैसे भी मंद गति से गतिमान होते हैं, और जब वक्री हो गए तो शनि के जो चाल थी वो और भी धीमी हो गई। तो फल देने की जो क्षमता थी, जो गति थी, जो इंटेंसिटी थी, तीव्रता थी, उनमें कमी आ गई। अब वैसे ये शनि का वक्री होना आपके लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि आपके जीवन में शनि की ढैया चल रही थी। ढैया के कारण जो अशुभ फल, खराब फल आपको मिलने थे, उनमें कमी आई। अशुभ फलों के मिलने में देरी हुई। अब देखिए, एक स्थिति ये होती है कि आदमी सोचता है कि चलो अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो खराब हो रहा था उसमें ही देरी हो जाए, खराब फल मिलना ही बंद हो जाए, तो इतने में भी एक तरह की संतुष्टि मिल जाती है। तो शनि वक्री होने का सबसे बड़ा प्रभाव तो यही पड़ा कि जो ढैया के अशुभ प्रभाव आपको मिल रहे थे या मिलने चाहिए थे, मिलने जा रहे थे, उनमें जो है कमी आई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो हुई देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन, और ये घटना घटित हुई 21 जून को। 21 जून को गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हुआ, और भरणी नक्षत्र धन का कारक है, और गुरु का गोचर भरणी नक्षत्र में होने से धन के कारक ग्रह का धन के ही नक्षत्र में गोचर होना 21 जून के बाद आपके आर्थिक समस्याएं जो हैं, धन संबंधी जो समस्याएं हैं, वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए, शनि और गुरु ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि इनका फल बहुत विलंब से मिलता है, देरी से मिलता है। चूँकि गुरु भी एक राशि में 1 वर्ष गोचर करते हैं और शनि तो 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, तो गुरु का और शनि का फल आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। एक सुखद परिवर्तन जो है वो जुलाई से शुरू होगा, 15 जुलाई से। वजह क्या है कि 15 जुलाई को राहु जो हैं ये पूरी तरह से बलहीन हो जाएंगे। इनका अंश बल 6 डिग्री से कम हो जाएगा, और राहु वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान होंगे, और 30 अक्टूबर को तो राहु राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे। ठीक यही स्थिति केतु की है। केतु का भी अंश बल कम हो गया, और 30 अक्टूबर को केतु जो हैं वो एकादश भाव में आ जाएंगे। तो गुरु जो हैं राहु के प्रभाव से मुक्त हो गए, और जब गुरु राहु के प्रभाव से मुक्त हुए तो अपना शुभ फल जो है वो पूरी तरह से देने में सक्षम होंगे। अब आप चाहें कि एकदम से कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए तो ऐसा तो संभव नहीं है। ग्रहों का फल तो धीरे धीरे ही मिलता है। हाँ, अचानक से तो राहु केतु या बुध कोई फल
प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि बुध का गोचर तो एक राशि में मात्र 15 दिन के लिए होता है। फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, तो बुध का फल तो जल्दी मिलता है, लेकिन गुरु शनि का फल तो देर से मिलता है। तो होगा क्या कि 2-3 माह में अमूमन सितंबर अक्टूबर तक जो है स्थितियां आपके पक्ष में पूरी तरह से आ जाएंगी और आप अपने ख़राब हालात को काबू में ले लेंगे और आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। जुलाई के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना जो घटित होगी वो भी मैं आपको बता दूं। गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र का गोचर आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शुक्र इस समय भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद शुक्र का गोचर कर्म के भाव में होगा, फिर लाभ के भाव में होगा, फिर 12वें भाव में विदेश भाव में होगा, फिर लग्न के भाव में होगा और फिर धन के भाव में होगा। तो जुलाई से दिसंबर तक जो शुक्र का गोचर है वो आपकी कुंडली में सर्वथा शुभ और श्रेष्ठ भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में, कर्म भाव में, लाभ के भाव में, विदेश भाव में, आपके लग्न भाव में और धन के भाव में। और शुक्र जैसा शुभ ग्रह अगर इन भावों में गोचर करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसके बाद जैसा मैंने बताया कि हमारे जीवन में कष्टों का सबसे बड़ा जो कारक होता है वो होता है राहु केतु का गोचर। और राहु केतु जब बलहीन हो जाएंगे तो राहु केतु का कोई अशुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी मानसिक चिंताओं से बाहर आ जाएंगे। धन को लेकर के, करियर को लेकर के जो बाधाएं थीं वो दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था उससे भी आपको राहत मिलेगी। अब शनि दशम का भी फल देते हैं और एकादश का भी फल देते हैं और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लाभ में वृद्धि होगी। अब ये लाभ किस तरह के होंगे? तो सीधी सी बात है, चतुर्थ भाव में हैं तो आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ प्राप्त हो सकता है। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, कोई आपका कर्ज है वो उतर जाएगा। दशम पर दृष्टि पड़ी तो कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और लग्न पर दृष्टि पड़ने से आपके मन में एक नया उत्साह, नई ऊर्जा का संचार होगा। कार्य क्षेत्र में आप मन लगा करके आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। अब गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, तो आपके विवाह के भी अच्छे योग आप बनेंगे, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हालांकि विवाह का जो कोई कार्यक्रम है या कोई शुभ कार्य है वो देवशयनी एकादशी वो 29 जून को हो चुकी है, तो नवंबर तक जो कार्य हैं, शुभ कार्य हैं विवाह आदि के, वो तो बंद रहेंगे, लेकिन प्रपोजल तो आ सकता है, रिश्ते तो तय हो सकते हैं, विवाह भले ही नवंबर में हो। चूँकि गुरु और शुक्र दोनों विवाह के कारक हैं, गुरु कन्याओं के लिए और शुक्र पुरुषों के लिए, और दोनों ही अच्छी स्थिति में गोचर करेंगे। अब गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर करना, इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ, शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, गुरु को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, और गुरु शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के घर पधार रहे हैं। तो आपके लिए धन प्राप्ति के, विवाह के, संतान के, नौकरी के, धन प्राप्ति के, ये सब नए नए अवसर में आपको प्राप्त होंगे। और 30 जनवरी के बाद तो बहुत ही अच्छी स्थिति
होगी। तो इस तरह से आप ये समझें कि सितंबर अक्टूबर में जो है स्थितियां आपके पक्ष में पूरी तरह से आ जाएंगी और अपनी परेशानियों से आप बाहर आ जाएंगे। फिर भी चूंकि शनि की ढैया आपके जीवन में प्रभावी है, तो शनिदेव का आप उपाय तो करेंगे ही, उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। कुछ ऐसा ना करें जिससे कि शनिदेव आपसे नाराज़ हो जाएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि शनिदेव को झूठ, छल, कपट, फरेब, आलस्य, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, आप ये समझ लीजिए। शनि को कतई ये पसंद नहीं है कि आप काम में लापरवाही करें, आप झूठ, छल, कपट, फरेब का सहारा लें। और इसके अलावा शनि जो हैं वो कुंडली में जो परिश्रम करने वाले वर्ग है, मेहनत करने वाला जो वर्ग है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अमूमन जो कि समाज का पिछड़ा हुआ हिस्सा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके कारण किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी लाचार व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को, किसी दिव्यांग को किसी तरह का कष्ट ना पहुँचे। इसके साथ ही साथ आप कुछ ऐसा करते हैं जो गरीबों की मदद हो सके। जैसे कोई आदमी आपके पास आया, ठीक है, आप धन से उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, मत कीजिए, लेकिन आपके संपर्क सूत्र, आपके संबंध उच्च अधिकारियों से होंगे, उसका लाभ अगर उस व्यक्ति को मिल जाए, आप उसका कोई काम बना दें, तो ये भी शनि ऐसे कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब किसी गरीब कन्या का विवाह होना है, आपने उसमें कुछ दान कर दिया। कोई गरीब छात्र है, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है, कुछ आपने उसकी मदद कर दी। इस तरह के कार्य आप जब करेंगे तो आप नोट कर लीजिए, आप देखिएगा, ढैया का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका जीवन बहुत ही सुखमय बीतेगा। फिर भी शनि के छोटे मोटे उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ
ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।